Hello everyone, my name is Rajiv Singh and I welcome all of you in my physics classes. This session is for class 12th and we are studying chapter 3 current electricity. बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना, कि अगर दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो क्या आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलता है। साथ ही साथ हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के किरचॉफ्स लॉ पढ़ाए थे, ठीक है ना। किरचॉफ्स लॉ में हमने आपको ये पढ़ाया था कि दो लॉज होते हैं किरचॉफ्स के, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैंने आपको बताया भी था कि ये लॉज जितना सुनने में या समझने में आसान है या इंटरेस्टिंग है, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जब हम न्यूमेरिकल्स को या किसी डेरिवेशन में इन लॉज को अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम खतरनाक सा है लेकिन टॉपिक खतरनाक नहीं है ना। वैसे तो फिजिक्स का कोई भी टॉपिक जो है वो खतरनाक नहीं है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि चाइना की सिचुएशन है इस समय, है ना। दिखा रही है हम बहुत भौकाल में हैं दिखा रही है कि हम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन सिर्फ गिदड़ भभकी है। जिस दिन इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमेशा से देती भी आई है, जिस दिन इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया उस दिन उनकी एक्चुअल सिचुएशन जो होती है ना कि चाइनीज कंपनी और चाइनीज माल बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, यही उनकी हालत भी है, यही होगा, ठीक है ना। चलिए, जो सेना को काम करना है वो सेना काम करेगी, जो सरकारों को काम करना है वो सरकारें अपना काम करेंगी, जो आपको अपना काम करना है, जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपको अभी करना है, और वो है आपकी अपनी पढ़ाई, क्लास 12th की प्रिपरेशन, है ना। लूज नहीं होना है, लास्ट तक डटे रहना है। ये लॉकडाउन अगर साल भर भी चले तब भी आपको डटे रहना है लास्ट तक कि सिचुएशन कैसी भी आए, कोई भी आए, हमें अपना 100% देना है। हर व्यक्ति के जीवन की ये प्रायोरिटीज होती हैं और ये हमारी प्रायोरिटी है कि हमको पढ़ना है, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली में 4 रेजिस्टेंसेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि एक ब्रिज फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ब्रिज फॉर्म बनाते हैं। यानी कि अगर हम 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से अप्लाई करें तो इस फॉर्मेशन को यूजुअली ब्रिज फॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिज फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। और इस ब्रिज फॉर्मेशन में P, Q, R, S ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं जो हमने लगाए हैं। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं P, Q, R, S, क्योंकि जो फिर हम आपको ड्राइव करेंगे वो फिर आसानी से उसी लेवल पर आपको समझ में आ जाएगा। ये 4 रेजिस्टेंसेस है P, Q, R और S। दिमाग में आ रहा होगा कि फिर ये सेंटर में जो G बना है कैपिटल सा, ये क्या बना हुआ है? ये हमने एक गैल्वेनोमीटर अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया है? गैल्वेनोमीटर अप्लाई किया है, और इसको जोड़ दिया गया है एक सेल, साथ ही साथ एक स्विच के साथ में या एक की के साथ में, ठीक है ना। P, Q, R, S आप चाहे तो R1, R2, R3, R4 भी ले सकते हैं। हमने सिर्फ ये सुनने में अच्छा लगे इसलिए 4 P, Q, R, S ले लिए हैं। आप चाहेंगे तो R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4 जैसे चाहें, जो रेजिस्टेंसेस के नाम चाहें आप उनको यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, हमें रटना तो कुछ है ही नहीं, हमें तो सिर्फ समझना है। समझना ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन का एक ऐसा जाल है जो कि ब्रिज फॉर्म करता है, और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन को ब्रिज फॉर्मेशन फिजिक्स में कहा जाता है। तो ये एक ब्रिज फॉर्मेशन है, और क्योंकि इसके इन्वेंटर के नाम पर इसका नाम पड़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम करने क्या जा रहे हैं? हम डिराइव करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग सिचुएशन या बैलेंसिंग कंडीशन। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है? अगर हम ये मान लें कि ये 2 टर्मिनल्स हैं आपके A और B, ठीक है ना, नाम देते हैं A, B, C और D, हमने ये नाम दे दिया, ठीक है।
अब करना यह है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग सिचुएशन क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, उसका पता लगाएंगे या उसके बारे में अगर देखेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन ये कहती है, अगर कोई सेल जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज से या बैटरी जो आपने लगा रखी है व्हीटस्टोन ब्रिज से जिसका वोल्टेज V वोल्ट है, तो यहां से करंट ड्रॉ होगी। भाई वोल्टेज की वजह से ही तो करंट ड्रॉ होती है, यहां से करंट ड्रॉ होगी और ये करंट आपकी जो होगी यहां से आने के बाद में यहां पर आएगी और करंट यहां से दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। एक आपकी करंट यहां चली जाएगी और एक करंट आपकी यहां पर आ जाएगी। जब ये करंट यहां पर पहुंचेगी तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि करंट को फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आपका ब्रिज बैलेंस है, यही सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ब्रिज बैलेंस है उस सिचुएशन में इस BD ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इस BD ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। मतलब कि जो करंट आपकी यहां से दो पार्ट में ब्रेक हुई, ये करंट आपकी यहां से जाने के बाद में सीधे यहां पर आ जाएगी, यहां पर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगी। यही है बैलेंसिंग व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन की whenever there is no current between two opposite terminals of the resistance BD, यहां पर अगर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगी उस सिचुएशन में ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, और जब ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो इनके रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, P/Q is equals to R/S। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P/R is equals to Q/S, it doesn't matter। यहां पर ये क्या है, ये उन चार रेजिस्टेंसेस का इस तरीके से फॉर्मुलेशन किया गया कि अगर ब्रिज बैलेंस है, if this Wheatstone bridge is balanced, and what is the balancing situation? Situation is that the current should not be passed in this branch BD, it should directly go from A to B then B to C. There will be no current between the terminals B, D। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और अगर यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होती है तब उस सिचुएशन में जो आपका ब्रिज माना जाएगा वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाएगा। एंड इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, then the resistances which are accumulated here in the bridge form, they can be written as P/Q is equals to R/S, यानी कि रेजिस्टेंसेस के जो रेशियोज होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, P/Q is equals to R/S। यही व्हीटस्टोन ब्रिज में हमको प्रूफ करना है और समझना भी है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज हम ये कह सकते हैं कि इट्स प्रिंसिपल दैट if the four resistances are connected in such a way that there should not be any current in this branch BD, then the bridge is called balanced, and if the bridge is balanced then the ratio of the resistances P/Q is equals to R/S। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की सिचुएशन है। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज की ही प्रिंसिपल पर हम आगे दो एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, इसी के बेसिस पर दो मशीन्स भी पढ़ेंगे, और वो होंगी आपकी मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। तो जिसने ये अच्छे से समझ लिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, तो उसको आसानी से व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद जो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर हम पढ़ाएंगे वो भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए समझते हैं हाउ वी कैन प्रूव इट। मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि मैं केवीएल को यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज में, जिससे कि हम ये समझ भी पाएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने केवीएल कैसे इंप्लीमेंट किया और बाकी न्यूमेरिकल्स में भी केवीएल को कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये एक एग्जांपल भी हो जाएगा कि केवीएल को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं सर्किट्स में, और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंसिंग सिचुएशन है, बैलेंसिंग कंडीशन है, उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम करने जा रहे हैं प्रूफ। तो देखिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को, ठीक है ना। प्रूफ क्या करने जा रहे हैं? हम इस सर्किटरी के हिसाब से बैलेंसिंग कंडीशन को कैलकुलेट कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे यहां पर, ठीक है। हम डिराइव करें उससे पहले इस पूरे के पूरे सर्किट को समझ लेते हैं, क्योंकि सर्किट को समझे बगैर आप व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग सिचुएशन को, बैलेंसिंग कंडीशन को डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, क्या ये वो चार रेजिस्टेंसेस हैं जो कि ब्रिज फॉर्म में अरेंज किए गए, P, Q, R, S, है ना।
along with a cell and a switch। ठीक है, हमने BD ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगाया है। याद कुछ मत करिए, अगर यहां पर हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू सेल और स्विच लगा देते तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते, इसीलिए इसको ब्रिज फॉर्म कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप चाहेंगे तो इन दो टर्मिनल्स पर हमने सेल और स्विच को कनेक्ट किया है, आप चाहें तो इन दो टर्मिनल्स पर भी स्विच को और सेल को कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको गैल्वेनोमीटर यहां पर इन दोनों टर्मिनल्स यानी ए और सी के बीच में लगाना पड़ेगा। जिन लोगों को गैल्वेनोमीटर के बारे में पता नहीं है वो भी समझ ले, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम 4th चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर एक वो ऐसी डिवाइस है जो कि छोटी से छोटी करंट को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेती है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ऑल्सो। हम हालांकि इससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक अलग एपरेटस है जिसे हम लोग एमीटर कहते हैं। तो एमीटर का तो बहुत छोटी करंट को डिटेक्ट करने का काम नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर का जो काम होता है वो होता है अगर छोटी से छोटी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी उसके थ्रू पास होती है तो उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है। उसकी निडल हमको ये बता देती है कि सम करंट इज पासिंग थ्रू इट, है ना, या कुछ करंट यहां से पास हो रही है। अब जरा समझिएगा कि हमने यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है। क्या ये एक सेल है और इस सेल से अगर करंट विड्रॉ हो रही है आई, क्या करंट विड्रॉ हो रही है आई, ये करंट आपकी जब पॉइंट ए पर पहुंचेगी तो दो ब्रांचेस है, एक तो ब्रांच ए बी है, दूसरी ब्रांच ए डी है। तो क्या आपकी करंट आई जो होगी वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। तो अगर मैं ये मान लूं कि इस ए बी ब्रांच में जाने वाली करंट I1 है, कितनी है, I1 है, तो इस ब्रांच में कितनी करंट बचेगी। अरे अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और 2 रुपए मेरे पास से चले गए तो कितने बचे, 8। कैसे पता लगा है, 10 - 2। यहां पर भी तो वही किया मैंने, अगर टोटल करंट I आ रही थी और I में से I1 चली गई इस ब्रांच में, तो इस ब्रांच में कितनी बची, टोटल में से I1 को माइनस कर दीजिए। यही तो किया गया है। हमने क्या किया, जो टोटल करंट आपकी आई थी वो, जरूरी नहीं आप इसी को I1 लो, आप इसको I1 ले सकते हो। तो इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, I - I1 जाएगी। बात पल्ले पड़ रही है ना, समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर इस ब्रांच में करंट जा रही है I1 तो दूसरी ब्रांच जो होगी उसमें करंट कितनी बचेगी, I - I1। अब इस पॉइंट बी पर आइए। नियम और शास्त्र ये कहते हैं कि इस पॉइंट पर भी करंट को स्प्लिट हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। अभी हमने इसकी बैलेंसिंग कंडीशन को कंसीडर नहीं किया है। हमारे हिसाब से करंट हर जगह जा रही है ना, लास्ट में देखेंगे, अभी बताएंगे कैसे होगा। हमारे हिसाब से अभी करंट, क्योंकि हमें नहीं पता ना ये ब्रांच कौन सी है या इसमें या बैलेंसिंग सिचुएशन क्या है, अभी तो हम सिर्फ एक नॉर्मल सिचुएशन देख रहे हैं कि करंट जहां जहां जाएगी वहां वहां पर जैसी ब्रांचेस स्प्लिट होंगी करंट भी जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर पहुंचते ही करंट फिर दो पार्ट में ब्रेक होगी। कितने पार्ट में ब्रेक होगी, दो पार्ट में। अगर बीडी ब्रांच में जाने वाली करंट को IG मान लिया जाए, गैल्वेनोमीटर करंट मान लिया जाए, ठीक है ना, IG मान लिया जाए, तो इस वाली ब्रांच में जाने वाली करंट कितनी होगी, जो यहां किया था वो यहां करिए भाई। अगर आपके पास I1 करंट आ रही थी, उसमें से IG चली गई, तो कितनी बचेगी, I1 - IG ही तो बचेगी, जो कि इस ब्रांच में जाएगी, BC ब्रांच में जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब BD ब्रांच में करंट ये आ रही है, कौन सी करंट आ रही है, IG आ रही है ना। यहां से करंट AD ब्रांच में कितनी है, I - I1 वो जा रही है। क्या ये दोनों करंट्स यहां पर ऐड होकर के यहां पर पहुंचेंगी, पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी भाई। ये यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है ना। तो यहां पर करंट आपकी दोनों करंट को मिला करके, तो ये वैसे ही तो है जैसे यहां पर स्प्लिट हुई, ऐसे यहां पर ज्वाइंट हुई। KCL क्या कहता है, आने वाली करंट्स और जाने वाली करंट्स हमेशा बराबर होती हैं। ये जो करंट्स यहां से आ रही हैं ये जुड़ करके ही तो आगे पहुंचेगी। तो ये करंट आ रही है IG और ये करंट है I - I1, तो इन दोनों को जरा ऐड करो, कितना लिखोगे, I - I1 में IG को ऐड कर दीजिए, वही तो हमने किया है, I - I1 और प्लस IG। देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सही से बना लेते हैं तभी आप KVL को अप्लाई भी सही से कर पाएंगे। यहां पर करंट को स्प्लिट किया जा रहा था, स्प्लिट हुआ ना, यहां पर भी करंट स्प्लिट हुई है ना। तो जो करंट यहां आ रही है, जो करंट यहां से जा रही है, वही तो आपकी ज्वाइन होकर के वहां पहुंचेगी।
जैसे आई, अगर मैं ये कह दूं तो ये जो आपकी ये करंट और ये करंट को जब आप ज्वाइन करोगे तभी तो आपके पास करंट आई आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो डायरेक्शन को देखिए, आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है? क्या ये डायरेक्शन है? क्या ये डायरेक्शन है? तो दोनों करंट ज्वाइन ही तो हो रही हैं, दोनों करंट जा रही हैं ना, एक पॉइंट पर जंक्शन पर करंट दो जा रही हैं तो वो जुड़ेंगी ना, ऐड होंगी ना। यहां पर ये ऐड ही तो हो रही, देखो, और ये ऐड ही तो किया हमने, जो अगली ब्रांच में पहुंचेगी I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है ना। अच्छा, आपने KCL सही अप्लाई किया, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपकी शुरुआत में जितनी करंट है आपकी एंड में भी करंट उतनी ही होनी चाहिए जब आप यहां पर जंक्शन पर पहुंचेंगे। जरा पहुंच के देखिए, इस जंक्शन पर जब आप आएंगे तो आप इस वाली को और इस वाली करंट को ऐड करके देखिए, आंसर उतना ही आना चाहिए जितना आपने शुरुआत में करंट थी आपकी। क्या I1 प्लस का है, यहां पर I1 माइनस का है, कैंसिल हो जाएगी जब ऐड करेंगे तो। यहां पर IG माइनस का, यहां पर IG का आएगा, प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे अगर ऐड करेंगे तो। सिर्फ क्या बचेगी? I, तो I आपकी करंट आ गई। यही तो KCL कहता है कि जंक्शन पर जितनी करंट आएगी जंक्शन से उतनी ही करंट वापस जाएगी। इसी वजह से हमने जब चेक किया तो C पर आपने चेक किया तो C पर आपकी वही करंट पहुंची जो करंट आपकी A पर थी। A पर कितनी करंट थी? I ही तो थी, और C पर कितनी करंट है? I ही तो है। जरा आप ऐड करके देख लीजिए। ठीक, क्या सर्किट समझ में आया है? नहीं समझ में आया? पॉज करिए, रिवर्स करिए, फिर समझिए, फिर पॉज करिए, फिर रिवर्स करिए, फिर समझिए। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। अब मैं आपको प्रूफ कराने जा रहा हूं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की सिचुएशन व्हाइल अप्लाइंग द KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहला रूल ये होता है कि हमको एक क्लोज्ड मेश कंसीडर करनी पड़ती है। कैसी मेश लेनी पड़ती है? क्लोज्ड मेश या क्लोज्ड लूप लेना पड़ता है। तो सबसे पहले कोई भी एक लूप ले लीजिए आप, ABDA, हम ये वाला लूप लेते हैं, ठीक है ना। क्या लूप लिया मैंने? ABDA लूप की, क्लोज लूप की खासियत क्या है? जहां से शुरू होगा वहीं पर एंड होगा। A से शुरू हो रहा है, A पर ही एंड हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये लूप कैसा है? क्लोज लूप है, ABDA, ठीक है। और अगर ये क्लोज लूप है तो KVL अप्लाई करने का तरीका क्या था? तरीका ये था कि जितने भी वोल्टेजेस होंगे, जितना भी वोल्टेज होगा उस पूरे के पूरे सर्किट में उन सबको ऐड करते चले जाइए, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी पोटेंशियल लॉस इन द सर्किट, ठीक है। देखिए, मुझे बताइए इस ब्रांच का वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज कैसे निकालते हैं? दिमाग में दो बातें सेट रखिए जब भी KVL अप्लाई करिए। पहला, अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस हम निकाल रहे हैं वोल्टेज तो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके निकालिए। जैसे यहां पर रेजिस्टेंस के क्रॉस ही तो निकाल रहे हो, तो करंट उस ब्रांच में कितनी है? I1 है। रेजिस्टेंस कितना है? P है। तो इस AB ब्रांच का जो वोल्टेज होगा क्या वो I1P होगा या P/I1 होगा? भाई वोल्ट रेजिस्टेंस इनटू करंट ही तो हुआ, V इज इक्वल्स टू IR ही तो होता है ओम्स लॉ में। तो वोल्टेज अगर निकालना है तो करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालना होगा? उस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट पास हो रही होगी वो, और उस रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। और अगर किसी सेल के क्रॉस निकालना हो तो सेल का तो EMF दे ही रखा होता है, आप सेल का EMF डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ABDA, हम ऐसे भी ले सकते हैं ADBA। मैंने कहा ना लूप आप चाहे क्लॉकवाइज लीजिए और चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, डजंट मैटर, लेकिन एक बार जो लूप आप ले लेंगे फिर उससे आप बदलेंगे नहीं। ABDA, बात समझ में आ रही है? चलिए, हमने इस ब्रांच का वोल्टेज लिया क्या? I1 इंटू P। आगे आ जाइए, क्या करंट की ब्रांच में कोई बदलाव आया? जैसे हम चल रहे थे उसी डायरेक्शन में हमारी करंट भी मूव कर रही है, कर रही है ना। साइन काहे का आएगा? प्लस का, प्लस का आएगा। अब इस ब्रांच का वोल्टेज बताइए क्या है? इस ब्रांच की करंट क्या है? IG, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है? मान लेते हैं G। क्या है? G। तो इस ब्रांच का जो आपका वोल्टेज हो गया वो क्या हो गया? IG इंटू G। अब आइए देखिए, हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। अब इस ब्रांच में आई भाई, हम ABDA में जब आएंगे तो हमें तो पहुंचना है D to A, और इस ब्रांच में जो करंट मूव कर रही है वो A to D कर रही है। बात समझ में आ रही है?
हम यहां से शुरू कर रहे थे तो हमारे डायरेक्शन के साथ में ही हमारी करंट की डायरेक्शन भी मूव कर रही थी, इसीलिए सब प्लस प्लस थे। लेकिन हमारी डायरेक्शन के हिसाब से इस वाली ब्रांच में करंट अपोजिट है, हम तो मूव कर रहे हैं ऐसे और करंट जा रही है इस ब्रांच में एडी ऐसे, तो क्या साइन माइनस आ जाएगा? क्या आ जाएगा? साइन माइनस। हम अगर ऐसे चल रहे होते ए डी बी ए तो ये प्लस होता, ये भी माइनस होता और ये भी माइनस होता। हमारे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन के हिसाब से ही तो हम करंट की डायरेक्शन को चेक कर रहे हैं, है ना। अगर करंट की तरफ हमारा रोटेशन है, मतलब अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रही तो प्लस ले लो, अगर आपके अपोजिट जा रही है तो माइनस ले लो, वरना उस वाले रूल को याद रखिए जो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो यहां पर क्योंकि हमारे फ्लो के ऑपोजिट करंट है तो यहां पर जो करंट जो वोल्टेज होगा वो होगा क्या? इस ब्रांच की करंट कितनी है इस ब्रांच की? I माइनस I1 और रेजिस्टेंस कौन सा मल्टीप्लाई होगा? R मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 0। क्या इस लूप में 3 ही ब्रांचेस थी? ए बी, बी डी और डी ए। क्या तीनों ब्रांचेस का वोल्टेज लिख लिया हमने और इक्वल टू क्या कर दिया? 0 कर दिया। माइनस क्यों आया? क्योंकि हमारी रोटेशन के हिसाब से करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए माइनस लिख दिया, ठीक है ना। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लूप कौन सा लेंगे? दूसरा लूप लेने जा रहे हैं बी सी डी बी या बी डी सी बी, कोई भी एक ले सकते हैं आप ना। लूप बी सी डी एंड बी, इस वाले लूप को लेते हैं अब, ठीक है। अब इस वाले लूप में देखिएगा, क्योंकि हमने लूप लिया बी सी डी बी तो हम ऐसे ही चलेंगे इस तरीके से, है ना। यहां पर कैसे चल रहे थे? यहां पर ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे ना। चलो हम लेंगे बी सी डी बी, इस लूप में आइए तो बीसी ब्रांच का वोल्टेज कितना होगा? बीसी ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई, तो करंट कितनी? I माइनस आई जी और रेजिस्टेंस कितना है? Q। रेजिस्टेंस कितना है? Q है। कितना है? Q है। अच्छा देखिएगा ध्यान से, हम ऐसे चल रहे हैं, इधर आएंगे तो इधर आने पर तो हमारी डायरेक्शन है C टू D और करंट जा रही है D टू C, तो क्या लगा देंगे? साइन। पल्ले पड़ रही है बात? माइनस साइन लगा देंगे। करंट कितनी है उस ब्रांच की? I माइनस I1 प्लस का IG और इंटू S, सही है ना। अब इधर आइए, हमें तो जाना है ऐसे, करंट आ रही है ऐसे, तो क्या फिर से साइन का आएगा? हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा इक्वल टू 0। 3 ही तो ब्रांचेस थी इस पूरे के पूरे लूप में और तीनों ब्रांचेस का वोल्टेज लिख दिया हमने। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, क्या कंडीशन क्या है बैलेंस ब्रिज की? कि अगर ब्रिज बैलेंस है तो बीडी ब्रांच में, यानी कि जो आपकी ब्रांच है बीडी, इस ब्रांच में कोई भी करंट मूव नहीं करेगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, या हम इसको जीरो डिफ्लेक्शन ब्रांच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो डिफ्लेक्शन ब्रांच। मतलब गैल्वेनोमीटर यहां पर कोई डिफ्लेक्शन अगर शो नहीं कर रहा है तो यह साफ है कि इस ब्रांच में कोई भी करंट आ नहीं रही है। और अगर इस ब्रांच में कोई करंट आ ही नहीं रही है तो IG कितना हुआ? 0। भाई जब कोई करंट है ही नहीं तो IG कितनी होगी? 0। अब इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पर भी IG है उसको 0 कर दो। यहां पर आओ, I1P की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 0 हो जाएगा। माइनस यहां पर आ जाओ, यहां पर भी IG है नहीं तो किसी भी फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ऐसा कर सकते हैं, इसको उधर भेज सकते हैं। क्या समझ में आया हमने क्या किया? हमने इस माइनस वाले टर्म को RHS साइड में भेज दिया। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 में IG की वैल्यू को 0 लगाओ, तो यहां पर I माइनस IG है तो IG तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? I बचेगा और इनटू, माफ करिएगा ये I1 होना चाहिए। ब्रांच में देखिए इस ब्रांच की करंट कितनी? I1 माइनस IG है तो इट शुड बी I1 माइनस IG, है ना। चलिए तो IG तो 0 हो गया, सिर्फ I1 बचा और साथ में रेजिस्टेंस कितना है? Q है। माइनस I लिखेंगे
I1 भी लिखेंगे, IG नहीं लिखेंगे क्योंकि IG कितनी है, 0 है, इंटू एस माइनस ये पोर्शन 0 हो गया, इक्वल टू 0, इसको इधर भेज दो तो जाएगा I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू एस। क्या इक्वेशन नंबर 4 हो गई है? देखिए, कोई डाउट है क्या भाई? यही तो किया हमने, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर क्या होगा, I1P डिवाइड बाई I1Q इक्वल टू I माइनस I1। हमने यहां पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया। डिवाइड करने पर क्या होगा, I1P अपॉन I1Q हो जाएगा, और RHS में क्या है, I माइनस I1 इंटू आर और अपॉन I माइनस I1 इंटू एस हो जाएगा। यही तो होगा। क्या ये कैंसिल हो रहा है, I1 I माइनस I1 कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन एस। यही तो प्रूफ करना था। यानी कि अगर आपका IG 0 है, यानी कि अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही है, तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो ये आना चाहिए। हमारा आ गया आंसर। कैसे किया, KVL अप्लाई करके किया। फिर समझिए, हमने क्या किया, पहले हमने 4 रेजिस्टेंसेस को इस ब्रिज फॉर्म में लिखा, ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद में उसको एक सेल और एक स्विच की मदद से जोड़ा। ठीक है, जोड़ने के बाद में वहां से हमने फिर करंट की डायरेक्शन है, करंट को ड्रॉ करना शुरू किया। सेल से जो करंट निकली आई, उसको ए पॉइंट पर लेकर गए, 2 ब्रांच में हमने डिवाइड किया उसको। एक ब्रांच में I1 चलेगी, दूसरे ब्रांच में जो बची हुई करंट थी वो लिख दी। इसके बाद में जब बी पर पहुंचे तो अभी तो सो फार इट इज नॉट क्लियर दैट वी हैव कंसीडर्ड द ब्रिज इज बैलेंस, तो इन दैट केस द करंट द ब्रांच BD शुड आल्सो हैव अ करंट एंड दैट करंट वी हैव कंसीडर्ड IG। तो बचेगी कितनी करंट ब्रांच BC में, IG इधर चलेगी, उधर कितनी बचेगी, I1 माइनस IG। IG ऊपर से आ रही है, AD इधर से जा रही है, D ब्रांच D पॉइंट पर, D जंक्शन पर दोनों करंट्स ऐड होंगी एंड विल मूव टुवर्ड्स DC, और वही करंट आपने लिखी है I माइनस I1 प्लस IG। आपका KCL सही अप्लाई हुआ है। आप C पर वही करंट देख लीजिए जंक्शन पर जितनी करंट A पर है ना। I करंट थी शुरुआत में, I करंट वहां पर है, अप्लाई हो गया KCL। अब बात करते हैं किसकी, KVL की। तो KVL अप्लाई करने के लिए हमको यहां पर क्लोज लूप चाहिए। यहां पर क्लोज लूप पहला हमने कौन सा लिया, ABDA के हिसाब से जो आपकी रोटेशन है लूप में वो क्लॉकवाइज है, तो हर वो डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज होगी करंट की रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो पॉजिटिव लेंगे, और हर वो डायरेक्शन जो करंट के अक्रॉस जो आपके रोटेशन के अक्रॉस अपोजिट होगी उसको नेगेटिव ले लेंगे। बस इतना दिमाग में रखना है। अगर हम अपनी रोटेशन के अलोंग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो पॉजिटिव ब्रांचेस लिखिए। अगर आपकी डायरेक्शन, आपकी रोटेशन के हिसाब से करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको माइनस लिख दीजिए। हर ब्रांच का वोल्टेज लिख दिया आपने, पहली ब्रांच का वोल्टेज AB का, फिर BD का, फिर DA का लिख दिया इक्वल्स टू 0। ऐसे उस वाले लूप को अप्लाई किया, BCDB वहां पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में क्या करा, अब अगर सिचुएशन ये कहती है कि ब्रिज बैलेंस है, और अगर ब्रिज बैलेंस है तो IG की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इन द ब्रांच BD देयर शुड नॉट बी एनी करंट, एंड इफ देयर इज नो करंट दैट मींस IG सपोज टू बी 0। ID 0 हो गई, सॉरी IG अगर 0 हो जाएगी तो दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यूज आएंगी वो हमने लिख दी यहां पर इक्वेशन 3 और 4 की फॉर्म में। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के रेजिस्टेंस की कंडीशन समझ में आ जाएगी, लिख जाएगी P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको हम लोग कहेंगे, जिसको हम लोग नाम देंगे मीटर ब्रिज। क्या नाम दिया गया है, मीटर ब्रिज। हमने बताया ना किरचॉफ्स लॉ, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आते लेकिन उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में यूजुअली देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको KVL अप्लाई करना है। समझना तो दूसरी बात है, आपको अगर समझ में आएगा तो आप उसको अप्लाई भी कर लेंगे। एक ही मेथड है, एक ही नियम है। आप जिससे भी अप्लाई करना सीखना चाहें, आप उस एक मेथड को हमेशा हर न्यूमेरिकल में ऑप्ट करिए और उसी को अप्लाई करते रहिए, है ना। जैसे मैंने अपने दिमाग में एक सेटिंग कर रखी है कि हमने जिस भी रोटेशन को फॉलो किया उस रोटेशन के साथ में जो करंट की ब्रांचेस होंगी वो पॉजिटिव ले ली जाएंगी और उसकी जो ऑपोजिट होंगी वो नेगेटिव ले ली जाएंगी, दैट्स इट। और ये लूप का डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए
अगली बात करते हैं किसकी, मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करने वाली एक डिवाइस है, ठीक है। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन पर, प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मीटर ब्रिज में यूज किया जाने वाला वायर या स्केल जो होता है वो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर का होता है, इसीलिए इसको नाम दिया था मीटर ब्रिज। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मीटर ब्रिज का काम क्या है। मीटर ब्रिज को हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अगर कोई अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू का पता लगाने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। वैसे तो कई और मेथड्स भी हैं मीटर ब्रिज के अलावा जिससे कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता लगाया जा सकता है, लेकिन एक सटीक वैल्यू का पता लगाना और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू अगर आप किसी अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर ब्रिज को। क्लास 12th में आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में भी ये टॉपिक है मीटर ब्रिज, और इस मीटर ब्रिज के 2 एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं क्लास 12th के प्रैक्टिकल सेशन में। मीटर ब्रिज ध्यान से समझ लीजिए, आपको यहां पर समझ में अगर आ जाएगा तो जब आप लैब में जाएंगे तो आप आसानी से उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म भी कर पाएंगे। इस पर मैंने देखा है कभी कभी न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ जाते हैं और ये मीटर ब्रिज भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मीटर ब्रिज को मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले एक वायर लिया जाता है जो कि एलॉय होता है। क्या होता है? एलॉय, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। 2 बातें मैंने आपको बताई, एक तो एलॉय है। एलॉय क्यों लिया गया? क्योंकि एलॉय पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और उन एलॉय में भी हम लोग उस एलॉय को लेते हैं जिसका टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़े। असर ना पड़ने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जब इस वायर में करंट फ्लो होगी तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फिनोमेना भी अप्लाई होने लगेगा, और उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वायर आपका हीट हो करके एक्सपेंड ना हो जाए, ठीक है ना, या बढ़ ना जाए, या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के बजाय उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना चेंज हो जाए। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम यहां पर मैंगनीन, ठीक है ना, ये यूजुअली यूज किया जाने वाला रेजिस्टेंस वायर है, यूज करते हैं हम लोग। ये एक एलॉय है, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा हीट इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग इस वायर को लेते हैं। फिर क्या है, एक कॉपर स्ट्रिप्स जो होती हैं, कॉपर स्ट्रिप होती हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप, उनको अप्लाई किया जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा ही बने, बाकी आप सारे के सारे लोग ज़्यादा अच्छे चित्रकार हैं, आप अच्छे से बनाइएगा अपने नोट्स में इसको। ये आपकी मेटालिक स्ट्रिप्स है, और मेटल में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी में सबसे अच्छा मेटल जो माना जाता है वैसे तो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर को हर जगह यूज करेंगे तो फिर भारत जो होगा वो सोने की चिड़िया पहले था, उसके बाद में ये भारत देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम रहा, जिसके बाद भारत के पास से तमगा छिन गया। हालांकि आज भी है ना, और मैं ये मानता हूं कि आज भी भारत में वो चीज़ें हैं जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, और हम उस पर इतरा सकते हैं, उस पर गर्व कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम सिल्वर क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास इतना भी सिल्वर नहीं है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज में सिल्वर को यूज करने लगे। हमारे यहाँ तो कंडीशन ये है कि अगर वायरिंग करते हैं तो एल्यूमिनियम या कॉपर की वायरिंग करते हैं, उसको तो चोर चुरा ले जाते हैं, है ना। तो हम लोग अगर सिल्वर का यूज करेंगे तो पता लगा आज वायरिंग करी कल गायब। हम लोग कंडक्टर कॉपर इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉपर जो है एक अच्छा कंडक्टर है और चीप भी है एज कंपेयर टू सिल्वर, इसलिए हम लोग कॉपर। तो ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स का यूज यहाँ पर किया गया है। इनमें टर्मिनल्स होते हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। सबसे पहली बात, ये मीटर ब्रिज क्यों है? क्योंकि इस मीटर ब्रिज में
एक मीटर स्केल जुड़ा हुआ है और एक तार, एक वायर है जो कि आपका रेजिस्टेंस वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। तो इन सब कारणों की वजह से क्या है, इस डिवाइस को, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर ब्रिज कहते हैं। ये एक स्केल मैंने बनाया खूबसूरत सा, और इस स्केल में इस स्केल की जो लेंथ होगी वही होगी 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। इसीलिए इस डिवाइस का नाम भी पड़ गया है क्या? मीटर ब्रिज। क्या नाम पड़ गया है? मीटर ब्रिज। बात समझ में आई? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इस वायर को एक सेल और एक स्विच से जोड़ना, ताकि आप इस वायर में सप्लाई दे सको। क्या दे सको? सप्लाई। ठीक है, हमने क्या किया, इस वायर को एक सेल और एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहां पर लगाएंगे हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाएंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स, जो कि नॉन रेजिस्टेंस भी होगा। क्या होगा? नॉन रेजिस्टेंस। इस तरफ लगाया जाएगा एक अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू के बारे में हमको पता लगाना है S। इसको मान लेते हैं रेजिस्टेंस R और इसको मान लेते हैं रेजिस्टेंस S। यहां पर S एक अननोन रेजिस्टेंस है और R यानी कि एक नोन रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें कई सारी पिन्स होती हैं अलग अलग रेजिस्टेंसेस को नोटिफाई करती हुई। जितना फिक्स रेजिस्टेंस आपको चाहिए होता है उतना आप यूज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये एक नोन रेजिस्टेंस है। फिर यहां पर जो यहां पर आपको टर्मिनल दिखाई पड़ा है, इस टर्मिनल से जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर। क्या जोड़ा जाता है? गैल्वेनोमीटर, जिसका यूज क्या होता है? ये पता लगाना कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। इस गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़ दिया गया है किसको? एक जॉकी को। जॉकी क्या होती है? जॉकी एक टाइप से एक आपका मेटालिक पेन है जिसका एक एज बहुत शार्प है, नाइफ एज की तरह है ना, बिल्कुल चाकू की तरह शार्प कर दिया जाता है ताकि वो पॉइंट पर पर्टिकुलर रखा जाए जब वायर पर, तो हमको ये पता लग जाए कि वो किस पॉइंट पर है। अगर हालांकि वो काम अगर वैसा भी अगर ब्लंट अगर होगा तब भी वो कर देगा, लेकिन नाइफ एज इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब वहां पर जिस पॉइंट पर आप उसको रखेंगे तो वहां पर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चल जाए। तो यहां पर ये एक जॉकी है। जॉकी एक मेटालिक स्टिक है जो जिसका एक एज बिल्कुल नाइफ एज की तरह होता है, बहुत शार्प एज होता है, और उस एज को ही इस वायर के ऊपर स्लाइड किया जाता है। स्लाइड करने का मतलब ये नहीं कि आप लेकर के उसको साथ घिसना चालू कर दिया आपने, क्योंकि अगर आप बार बार उसको स्लाइड करेंगे, घिसेंगे, तो क्या होगा, उस वायर के रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा। उस वायर की जो मेटालिक कवरिंग होगी वो हट जाएगी और फिर उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो फिर चेंज हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा उसको रब नहीं करना होता है। हमारा ये सर्किट जब कंप्लीट हो जाता है, इतनी चीजें इसमें लगनी है, जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इस जॉकी को इस टर्मिनल पर लगा करके चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर हमने इस टर्मिनल पर चेक किया और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, उसके बाद में जॉकी को उठाते हैं, दूसरे एंड पर टच कराते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस तरफ आना चाहिए। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका सर्किट एकदम सही कनेक्ट है ना। यहां पर जॉकी को इस एंड पर लगाया तो डिफ्लेक्शन इस तरफ मिला, इस एंड पर लगाया तो डिफ्लेक्शन इस तरफ मिला। इसका मतलब यही तो हुआ कि इस एंड और इस एंड के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर की निडल सेंटर में आ जाएगी। और जब भी गैल्वेनोमीटर की निडल सेंटर में आती है वो क्या इंडिकेट करती है, नल पॉइंट इंडिकेट करती है, या जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। और जीरो डिफ्लेक्शन तभी होता है गैल्वेनोमीटर में जब कोई करंट फ्लो ना हो रही हो। करेक्ट। तो हमको इस जॉकी को यहां, इसीलिए कहीं कहीं बुक्स में, किसी किसी बुक्स में इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा गया है ना, स्लाइड वायर ब्रिज। तो बहुत ज्यादा स्लाइड मतलब रब नहीं करना होता है, बस ये टच करके चेक करना होता है कि कहां पर आपको नल पॉइंट्स मिल रहे हैं।
फिर समझिए, इस मीटर ब्रिज की पूरी फंक्शनिंग के बाद में वी विल पुट द जॉकी एट वन एंड एज वेल एज द अनदर एंड, वी विल गेट द डिफ्लेक्शन ऑन बोथ द साइड इन द गैल्वेनोमीटर, सो दैट इट इज क्लियर दैट समवेयर इन बिटवीन द वायर ओनली वी विल गेट अ जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट या नल पॉइंट, और वो नल पॉइंट ही बैलेंस मीटर ब्रिज की सिचुएशन को डिराइव करेगा। ठीक है ना। और है क्या बैलेंस मीटर ब्रिज की सिचुएशन? R अपॉन S इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, और इसी पॉइंट पर हम किसी अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं। ठीक है ना। अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए हम इस मीटर ब्रिज का यूज कर रहे हैं। इस मीटर ब्रिज की हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाएंगे। ठीक है ना। कब पता लगाएंगे? जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा। ब्रिज बैलेंस होगा तो ये सिचुएशन होगी। ठीक है ना। अब आपको R पता हो तो S पता लगा लोगे, S पता हो तो R नहीं पता हो तो आप R का पता लगा लोगे। ठीक है ना। एक अननोन रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता लगाना है और वो हम मीटर ब्रिज में पता लगाएंगे बाय इट्स बैलेंसिंग कंडीशन। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगी ये बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द मीटर ब्रिज। मैंने पहले ही बताया आपको कि मीटर ब्रिज जो है वो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, मान लीजिए ये जॉकी जो आपका है वो यहां पर स्लाइड होकर के आती है और यहां पर आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता है 0। मतलब इसको जैसे ही जॉकी को यहां से लेकर के यहां तक स्लाइड कराया गया और इस पॉइंट पर जैसे ही जॉकी आती है, निडल आपकी जो होती है इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ मूव करती है, यहां पर आ गई और वो इस पॉइंट पर आती है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं X या O मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? O पॉइंट। इस O पॉइंट पर आप देख रहे हो कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो 0 डिफ्लेक्शन अगर वो शो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से लेकर के यहां तक ये एक रेजिस्टेंस हो गया और यहां से लेकर के यहां तक ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अब जरा इसको ड्रॉ तो करके देखिए, है ना। कैसे ड्रॉ करेंगे? RS, ये क्या दो आपके रेजिस्टेंसेस दो हैं, देखिए क्या ये R, ये S और ये आपका ये रेजिस्टेंस, इसको मैं नाम दे दूंगा। चलो मान लो यहां पर P, इसको मैंने O कहा था, चलो वो रहने दो इसको, और यहां पर नाम दे देते हैं Q। तो क्या ये OP है रेजिस्टेंस, और OQ ये आपका OQ रेजिस्टेंस हो गया। क्या पल्ले पड़ रही है बात? अगर इस मीटर ब्रिज को मैं ऐसे चेक करूं तो क्या ऐसे ही तो है, ये R S ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाले वायर का रेजिस्टेंस, यही तो हो गया। और बीच में क्या है आपका गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर है नहीं बीच में, तो क्या है? बिल्कुल वही सिचुएशन है जो व्हीटस्टोन ब्रिज की सिचुएशन है ना। चलिए अब आपको करना क्या है कि ब्रिज अगर बैलेंस है तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी, और वो ये बता रहा है कि हमने जिस पॉइंट पर जॉकी को रखा उस पॉइंट पर देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मतलब इसी पॉइंट पर तो आपका मीटर ब्रिज बैलेंस है। हम मान लेते हैं क्या, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर सेंटीमीटर इज R ओम पर सेंटीमीटर। अगर हम ये मान लें कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, वो कितना है? R ओम है। कितना है? R ओम पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस वायर का जो 1 सेंटीमीटर जो वायर का रेजिस्टेंस है वो R ओम होगा। हमको यूनिट लेंथ की वैल्यू का रेजिस्टेंस पता है कितना होगा। ठीक है। तो क्या मुझे कोई महानुभाव बता सकते हैं कि इस OP रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R ओम। तो अगर ये लेंथ L है, कितनी लेंथ है? L। ये लेंथ कितनी बची? OQ, 100 माइनस L या नहीं? भाई ये पूरी 100 सेंटीमीटर है, ये लेंथ L हो गई, तो ये लेंथ कितनी बचेगी? 100 माइनस L बचेगी ना। अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R ओम, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अरे भैया क्या यही तो होगा, L इंटू R, है नहीं? ऐसे ही OQ वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? जरा होशियार लोग बता जल्दी से।
1 सेंटीमीटर का पता है कितना है r, आपके पास कितनी लेंथ है 100 माइनस एल, तो क्या ये आपका 100 माइनस एल इंटू आर नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये मीटर ब्रिज वर्क करता है किस पर, एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पर, और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की सिचुएशन क्या कहती है, P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। तो अगर मैं देख पा रहा हूं आर अपॉन एस तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है ना। ये अगर आपके दो रेजिस्टेंसेस हैं तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का मतलब क्या हो गया, ये आपका OP है और ये आपका OQ है, यही तो रेजिस्टेंसेस है ना, यही तो रेजिस्टेंस वायर्स हैं। OP की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने, L इंटू आर। OQ की वैल्यू कितनी लगा रखी है आपने, 100 माइनस एल इंटू आर इक्वल्स टू आर अपॉन एस। क्या आर और आर कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्या वही फॉर्मूला आ गया जो हमने लिखा था शुरुआत में, आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये है बैलेंस मीटर ब्रिज की सिचुएशन, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। न सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस, बल्कि हम किसी भी वायर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू के बारे में भी पता लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के बारे में भी पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमने आपको पढ़ाई आज, मीटर ब्रिज, जिसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था। अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की सिचुएशन आप जानते हैं तो आप आसानी से मीटर ब्रिज के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि मीटर ब्रिज की बैलेंसिंग सिचुएशन क्या होगी, और उस बैलेंसिंग सिचुएशन से ही हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू के बारे में पता लगा सकते हैं। यही मीटर ब्रिज का एकमात्र उद्देश्य भी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे पोटेंशियोमीटर, और उस पोटेंशियोमीटर के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट के कुछ एग्जाम में मैंने देखा है, बोर्ड एग्जाम्स में वो पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप उसको अवॉइड मत करिए। जितना ज्यादा आप उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और कई तरीके से पूछा, जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में हर बार एक तरीके से ही पूछ लिया जाए, कई तरीके से वो पूछा जाता है। इसलिए अगला वीडियो सुनने से पहले इसको तो आपको रिवाइज करना ही करना है, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज। साथ ही पोटेंशियोमीटर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा, ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो आपको पिक्चर एकदम शीशे की तरह क्लियर होती रहे, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में हम डिस्कस करें, इसीलिए मैं उसको इस टॉपिक में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पोटेंशियोमीटर क्या है और उसके यूजेस और एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है ना। सो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स के बारे में मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो में दूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको एंजॉय करेंगे, और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, वरना ये सब बातें बहुत बोरिंग सी लगने लगेंगी। यही एकमात्र तरीका है जिसकी वजह से आप पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट बनाए रह सकते हैं। अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखिए क्या है, उसी को अपनी प्रायोरिटी से कनेक्ट कीजिए, और बस गो ऑन। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।